स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश सेट, एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ हम लोग इकोनॉमिक्स के उन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, जहाँ पे मतलब इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ पे रोज प्रैक्टिस करने को मिलता है। और साथ ही साथ जो आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दिया जा रहा है। देखिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तब तक आप बहुत सारी समस्या और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आपके इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। अगर जो बहुत दिनों बाद भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं, आपको बहुत इकोनॉमिक्स नहीं आता है, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। बिल्कुल बेसिक से लेकर के सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के छात्रों के साथ एक समस्या होती है नोट्स की। या तो नोट्स मिलते नहीं है, या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो दोस्तों, एक तरफ आप कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ मेरे द्वारा जो आपको नोट्स दिया जा रहा है उस नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है ताकि आप समय समय पे टेस्ट दीजिए, देखिए कि तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं, उन गलतियों को सुधारिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए ताकि आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप सभी लोग को पता ही होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर महत्वपूर्ण होते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, आपका यहाँ पे करंट भी कवर कराया जाता है। तो ये संपूर्ण स्ट्रेटजी है। अगर जो आप इस स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते हुए चलते हैं, जैसे मैं करवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पढ़िए, नोट्स पढ़िए, टेस्ट सीरीज दीजिए, प्रीवियस ईयर को देखिए, करंट देखिए और साथ ही साथ यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कई सारे माध्यम से हम लोग इकोनॉमिक्स की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। तो बात करें बैचेज की, तो हमारी जो क्लासेस है वो अमूमन हर एग्जाम के लिए अवेलेबल है। यूपी टीजीटी पीजीटी, साथ ही साथ दोस्तों बिहार टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, झारखंड टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट, उत्तराखंड लेक्चरर के साथ साथ आपको असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षाओं की भी क्लास देखने को मिल जाएगी। जो वैलिडिटी आप कोर्स है वो लाइफ टाइम होने वाली है। इट मीन्स कि अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है। मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी और अन्य परीक्षाओं की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो सिंपली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या इनकेस अगर जो वहां से आप कोर्स को नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आपको अपनी फीस इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करना होगा और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप सेम नंबर पे, नीचे सेम नंबर आ रहा है, किसी भी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन के तरफ और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि बचत के विरोधाभास से तात्पर्य है। बचत का विरोधाभास किसने दिया था भाई, बताइए। बहुत आसान सी बात है, पर बचत के विरोधाभास की बात कौन करता है? तो आपको पता होगा दोस्तों, कभी भी भूलिएगा नहीं, बिल्कुल आसान भाषा में बता रहा हूं कि जो हमारे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, ठीक है, जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे दोस्तों, उनका क्या कहना था? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री का ये कहना था कि हमें क्या करना चाहिए, हमें पैसा को बचत करना चाहिए। मतलब जो हमारे पास पैसा है उसकी सेविंग करनी चाहिए।
अगर जो हम बचत ज्यादा करेंगे तो भविष्य में क्या कर पाएंगे कि हम निवेश भी ज्यादा कर पाएंगे, ये हमारे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने कहा। लेकिन जब किन्स साहब आते हैं ना तो इस बात की आलोचना कर देते हैं। किन्स साहब आते हैं तो क्या करते हैं, आलोचना कर देते हैं, और आलोचना करते हुए क्या कहते हैं, कहते हैं कि अगर जो आप बचत ज्यादा करवा रहे हैं तो जब लोग बचत ज्यादा करेंगे तो उनकी निवेश क्षमता वर्तमान में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर जो निवेश क्षमता कम होगी तो उत्पादकता में कमी आएगी, और उत्पादकता में कमी आएगी तो आपकी आय में कमी आएगी। तो यही बात है दोस्तों, देखिए प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का ये कहना था कि आपके पास अगर जो पैसा आ रहा है तो आप पैसे को बचत करिए, सेविंग करिए, ताकि भविष्य में चल करके, ठीक है, भविष्य में चल करके आपकी निवेश क्षमता बेहतर हो जाए। लेकिन इनकी आलोचना कर दिया किसने, किन्स साहब ने। किन्स साहब ने ये कहा कि देखिए भैया, अगर जो आप बचत ज्यादा करवा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में निवेश में कमी आ जाएगी, और निवेश में कमी आ जाएगी तो ये अर्थव्यवस्था के लिए कारगर नहीं होगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि मंदी में बचत जो होगा वो क्या होगा, हानिकारक हो जाएगा। क्यों हानिकारक हो जाएगा भाई, इसलिए हानिकारक हो जाएगा ताकि आपकी निवेश क्षमता कम हो जाएगी, और जब निवेश कम हो जाएगी तो आप क्या होंगे, और मंदी की स्थिति में चले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है, तो सभी लोगों से निवेदन यही है कि आप वीडियो को एक बार लाइक किया करिए और शेयर किया करिए। चलिए अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा, बिल्कुल ठीक है, कि सीमांत पूंजी उत्पादन अनुपात निम्न के बराबर होता है। सीमांत पूंजी उत्पादन अनुपात क्या होता है भैया, बिल्कुल ठीक है। सभी लोग एक बार वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए, आज के सेशन में बहुत मजा आएगा। क्या उत्तर आ रहा है भाई, आज के सेशन में बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो आपने शायद आज से पहले नहीं देखा होगा। तो क्या उत्तर आ रहा है, बी बोल रहे हैं सभी लोग, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि सर पूंजी में वृद्धि अपान उत्पादन में वृद्धि, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो सीमांत पूंजी उत्पाद अनुपात पूंजी के अंतिम इकाई के फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि का क्या होता है, अनुपात होता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है कि पूंजी में वृद्धि अपान उत्पादन में वृद्धि। अगला प्रश्न, कि विदेश में कार्यरत भारतीयों की आय में निम्न का हिस्सा है। ये बेहतरीन सा प्रश्न है। जो जो भारतीय हैं और विदेशों में रह के कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी जो आय है वो किसका हिस्सा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए बहुत लोग जाते हैं ना दुबई कमाने चले जाते हैं, बहुत लोग कहाँ पे चले जाते हैं, कनाडा कमाने चले जाते हैं, अमेरिका कमाने चले जाते हैं। तो वही पूछ रहा है कि ये बताइए कि विदेशों में कार्यरत भारतीय, मतलब वहां पर पैसा कमा तो रहे हैं लेकिन भारतीय नागरिकता जो है उनकी भारतीय मतलब नागरिक, जो नागरिक है वो भारतीय ही है, मतलब नागरिकता उनको भारतीय ही प्राप्त है। तो अगर जो विदेशों में कार्यरत भारतीय की आय जो होगी वो किस आय का हिस्सा होगा, बेसिकली आपको यहाँ पे बताना है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जितने भी लोग क्या बोल रहे हैं, विदेशों से अर्जित आय, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा भाई, कि जो लोग विदेशों में हैं, कार्यरत हैं और वहां पे पैसा कमा रहे और वहां से वो पैसा क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं भारत में, तो क्या होता है, विदेशों से अर्जित आय। हम लोग कहते हैं ना कि अरे भाई विदेश से पैसा आ रहा है उसके घर, ठीक है, तो ये तो आसान सी बात है, आप समझ सकते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर जो कोई व्यक्ति भारत का है, दूसरे देश में कार्य कर रहा है और जो पैसा वो भारत में भेज रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, विदेशों से अर्जित आय बोलेंगे। तो जितने लोग ये बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि विदेशों में रह रहे भारतीय द्वारा भारत में अपने मित्र को भेजे गए उपहार निम्नलिखित में से सम्मिलित है। बेहतरीन सा प्रश्न है, गजब का प्रश्न है, मजेदार सा प्रश्न है। थोड़ा सा क्या करिएगा, थोड़ा सा आराम से इस प्रश्न को सोच समझ के उत्तर करिएगा, ठीक है, थोड़ा सा इस प्रश्न को क्या करिएगा, आराम से करिएगा, है ना। चलिए सर क्या आ रहा है बताइए, ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, और कोई बी के अलावा, सभी लोग बी बोल रहे हैं। क्यों बी बोल रहे हैं भाई, क्यों बी बोल रहे हैं,
चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है? बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोलेंगे, सभी लोग गलत होने वाले हैं। अरे भाई, आप पढ़ते हैं ना, आप पढ़ते हैं कि जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, तो उसमें हस्तांतरण भुगतान को शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि ये ऐसा भुगतान होता है जो बिना किसी सेवा दिए, मतलब आप कोई सेवा नहीं देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको धन का अर्जन होता है। जिसमें क्या होता है? जिसमें होता है छात्रवृत्ति, जिसमें होता है क्या? छात्रवृत्ति। जिसमें क्या होता है? अवकाश पेंशन। जो लोग सरकारी कर्मचारी होते हैं, फिर रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद भी कोई सेवा नहीं देते हैं, रिटायरमेंट के बाद वो कोई सेवा नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उन्हें पैसा देती है। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि उपहार, ठीक है, गवर्नमेंट कहती है ना कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम लैपटॉप देंगे, जब हम सत्ता में आएंगे तो हम टैबलेट देंगे। तो वो क्या है? एक तरीके का उपहार है, क्योंकि आप लैपटॉप पा रहे हो, मोबाइल पा रहे हो, लेकिन लैपटॉप पा रहे हैं और मोबाइल पा रहे हैं, लेकिन उसके बदले में आप सरकार के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल आपके लिए फ्री है। ठीक है, तो छात्रवृत्ति, पेंशन और उपहार जो होता है दोस्तों, ये हस्तांतरण भुगतान के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे उपहार की ही बात हो रही है। तो इसे दोस्तों हम राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं करते हैं। तो जितने लोग भी ए बोलेंगे, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि विदेशों में रह रहे भारतीय द्वारा भारत में अपने मित्र को भेजे गए उपहार निम्नलिखित में से सम्मिलित करता है। तो ये करता है दोस्तों हस्तांतरण भुगतान। तो देखिए, छात्रवृत्ति हो गया, पेंशन हो गया, उपहार हो गया, इसे हस्तांतरण भुगतान बोला जाता है। और राष्ट्रीय आय की गणना करते समय इनको हम क्या करते हैं दोस्तों? सम्मिलित नहीं करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि यदि पूंजी की सीमांत कुशलता ब्याज दर से ज्यादा है तब। बेहतरीन सा प्रश्न है, देखिए, खूबसूरत सा प्रश्न है। आज के सेशन में मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं जिसकी अमूमन आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो बिल्कुल ईमानदारी से इस सेशन को एक दो बार जरूर देखिएगा। क्या उत्तर आ रहा है सर? ये बोल रहे हैं। और कोई? और कोई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पूंजी की सीमांत उत्पादकता और ब्याज दर में क्या देखने को मिलता है? क्या होता है? पूंजी की सीमांत उत्पादकता और ब्याज दर में क्या देखने को मिलता है? विपरीत संबंध देखने को मिलता है ना सर। ब्याज दर और पूंजी की सीमांत उत्पादकता क्या करता है? इसमें विपरीत संबंध देखने को मिलता है। तो यदि पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता ब्याज दर से ज्यादा होती है, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है? अर्थ निवेश किया जा रहा है, अर्थात उद्यमी के द्वारा निवेश को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता ब्याज दर से ज्यादा है, अर्थात ब्याज दर कम है और कार्यकुशलता ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जो क्या होगा? उद्यमी होगा, वो निवेश ज्यादा करेगा, निवेश करने के लिए तत्पर हो जाएगा। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, कौन सा वक्र मौद्रिक संतुलन स्थापित करता है? कौन सा वक्र जो है वो मौद्रिक संतुलन स्थापित करता है? बेहतरीन सा प्रश्न है, कई बार पूछा गया। बिल्कुल ठीक है, तो पढ़ा होगा आपने। बिल्कुल ठीक है। मुद्रा बाजार संतुलन कहाँ पे होता है? मुद्रा बाजार संतुलन कहाँ पे होता है? जहां पे मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति क्या होती है? दोनों बराबर होती है। अतः क्या होता है दोस्तों? एलम वक्र आय के स्तर और ब्याज दरों के उन संयोगों को व्यक्त करता है जहां मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति क्या होती है? बराबर होती है। तो यही जो एलएम वक्र होता है, ये संतुलन को बताता है। और इसी एलएम वक्र पे क्या होती है? मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति क्या होती है? बराबर होती है। मुद्रा मांग और मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा पूर्ति दोनों क्या होती है? आपस में बराबर होती है, और यही संतुलन की अवस्था है।
तो मौद्रिक संतुलन कब स्थापित होता है? मौद्रिक संतुलन तब स्थापित होता है जब मुद्रा की मांग मुद्रा की पूर्ति के बराबर होती है। और एलएम वक्र के अंतर्गत ये बताया गया है कि मुद्रा की मांग जो होगी वो मुद्रा की पूर्ति के बराबर होगी, अर्थात मौद्रिक संतुलन यहीं पे स्थापित हो जाएगा तथा मुद्रा बाजार भी क्या होने वाला है, यहीं पे संतुलित होने वाला है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि आधुनिक मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अनुसार, आधुनिक मुद्रा परिमाण जो सिद्धांत है उसके अनुसार इसमें से कौन सी बातें ठीक है? सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहा करिए। जितने लोग क्लास को लाइव देख रहे हैं उतना भी लाइक नहीं है, तो सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार आप कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दिया करिए। और आपकी क्लास ईच एंड एवरी डे अब होगी, तो रोज क्लास में उपस्थित रहने का प्रयास करिए। क्या उत्तर होगा भाई? सी बोल रहे हैं? बिल्कुल। तो आधुनिक मुद्रा परिमाण सिद्धांत किसका है भाई? किस अर्थशास्त्री का है बताइए? आधुनिक मुद्रा परिमाण सिद्धांत किस अर्थशास्त्री का है बताइए, कमेंट करके बताइए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई? सी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि आधुनिक मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अनुसार चलन वेग परिवर्तनशील है और उसकी परिवर्तनशीलता का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलन वेग को क्या कहा है उन्होंने? परिवर्तनशील माना है और उनकी परिवर्तनशीलता का क्या किया जाता है? अनुमान भी लगाया जा सकता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। अगर जो आप फीसर के समीकरण को पढ़े होंगे ना, तो ये आपके लिए बहुत आसान सा प्रश्न है। फीसर के समीकरण को पढ़े होंगे, एम वी इज इक्वल टू पी टी पढ़े होंगे, आप पढ़े होंगे कि मुद्रा की पूर्ति अगर जो बढ़ाई जाएगी तो कीमत स्तर में 2 गुने की वृद्धि और मुद्रा के मूल्य में आधे की कमी आ जाएगी। इनकी मान्यताओं को पढ़े होंगे। ठीक है, तो 100% ये प्रश्न आपको समझ में आएगा। अगर जो नहीं पढ़े हैं तो फिर क्या होगा? समस्या होगी। और जो लोग भी एप्लीकेशन पे एडमिशन लिए हैं या लेने वाले, मैं बार बार बताता हूँ कि रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास भी वहाँ पे सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में भी होती है। क्लास नंबर 1 से लेकर के सारी क्लासेस, बार बार क्लास को देखिए, जितनी बार देखेंगे उतनी बार और आपने आपको आप बेहतर महसूस करेंगे। तो एप्लीकेशन पे और यूट्यूब पे दोनों जगह जरूर और जरूर क्लास किया करिए। ठीक है, चलिए। शिशु का पालन करो, बालक की रक्षा करो और युवक को स्वतंत्र छोड़ दो। किसने कहा भाई? ये तो इजी सी बात है। किसने ऐसा कह दिया? युवक को स्वतंत्र छोड़ दो। तो जो युवक होंगे वो क्या करेंगे? अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जीवन में कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन शिशु का आपको पालन करना पड़ेगा। उसको ये नहीं पता है कि बिजली का करंट क्या हो रहा है, कि प्रवाहित हो रहा है घर के अंदर, मतलब जो स्विच होता है वो उंगली जा करके उसी स्विच में लगा देगा। तो ऐसी स्थिति में शिशु की क्या करनी चाहिए? देख रेख करनी चाहिए, बालक की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, कि कहीं झगड़ा ना कर दे कई और सारी चीजें ना कर दे। लेकिन ये तो व्यवहारिक चीजें हैं, लेकिन ये बेसिकली दोस्तों शिशु तर्क के पक्ष में दिया गया है। अलेक्जेंडर हैमिल्टन और फेडरिक लिस्ट ने शिशु संरक्षण तर्क फर्म के संदर्भ में संरक्षण तर्क प्रस्तुत किया। उन्होंने ये कहा कि अगर जो कोई उद्योग है तो इस उद्योग में बहुत सारी फर्में होती हैं ऑलरेडी, और इस उद्योग में अगर जो कोई नई फर्म एंट्री करनी चाहती है, अर्थात नई फर्म का मतलब क्या, कि वो फर्म जो है वो शिशु है, मतलब ठीक है, छोटा है। तो ऐसी स्थिति में इस नए फर्म की आप क्या करिए? नए फर्म को थोड़ा सा आप सहारा दीजिए। अगर जो नहीं देंगे तो उद्योग में जो पुराने फर्म है उनसे ये नया फर्म कंपटीट नहीं कर पाएगा। तो अलेक्जेंडर हैमिल्टन और फेडरिक लिस्ट ने ये शिशु संरक्षण तर्क के अंतर्गत दिया था। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत सहायता क्लब निम्नलिखित में से किसके प्रयासों का प्रतिफल है? बेहतरीन सा प्रश्न है सर, बेहतरीन सा प्रश्न है। अमूमन ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते नहीं है। बिल्कुल ठीक है, भारत सहायता क्लब, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसका नाम बदल करके पता है क्या हुआ है? इंडियन डेवलपमेंट फोरम। अब ये जो भारत सहायता क्लब है, इसका नाम अब जो प्रचलित नाम है वो इंडियन डेवलपमेंट फोरम इसका नाम है। बताइए भाई, ठीक है। और ये दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दोस्तों इसकी स्थापना देखने को मिलती है आईबीआरडी के द्वारा, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था भैया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं? तो इसका उद्देश्य ये है कि भारत को क्या किया जाए? आर्थिक सहायता प्रदान किया जाए। आर्थिक सहायता, सहायता प्रदान किया जाए। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि बोल रहे हैं कि देखिए सर, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो भारतीय सहायता क्लब की जो शुरुआत होती है वो आईबीआरडी के प्रयासों से इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि देश को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाए, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। कब किया गया था? इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 के अंतर्गत की गई थी, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, तारापुर समिति का गठन किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? चलिए भाई बताइए, तारापुर समिति का गठन किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? बताइए सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, पूंजी खाता परिवर्तनीयता के संदर्भ में आरबीआई के द्वारा तारापुर समिति का गठन जो होता है वो कितनी बार होता है? 2 बार होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सर कि पूंजी खाता परिवर्तनीयता के लिए, पूंजी खाता परिवर्तनीयता के लिए आरबीआई के द्वारा तारापुर समिति का गठन 2 बार किया गया। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि तारापुर समिति का जो गठन किया गया वो किसके अध्ययन के लिए किया गया? तो पूंजी खाता परिवर्तनीयता के लिए। किसके द्वारा किया गया? वो किया गया भैया आरबीआई के संदर्भ में, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रिकार्डो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की आलोचना गलत है? बिल्कुल ठीक है, चलिए बताइए सर। बिल्कुल ठीक है। हाँ, पहली बार 1997 में और दूसरी बार जो था वो 2005 के में गठित हुआ था। 2 बार गठित हुआ था, ठीक है। 2005 नहीं था सर, 2006 था। पहली बार जो गठित हुआ था 1997 में और दूसरी बार जो हुआ था वो 2006 में गठित हुआ था। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रिकार्डो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की आलोचना गलत है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है भाई? गलत बताना है भैया। उत्पादन के साधन पूर्तिया गतिशील होते हैं, ये आलोचना गलत है। चलिए थोड़ा आराम से करिए। निम्नलिखित में से कौन सी रिकार्डो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की आलोचना गलत है? ठीक है। तो मुक्त व्यापार नहीं होता है, इसकी आलोचना गलत है। देखिए बात को ध्यान से समझिएगा, बात को ध्यान से समझिएगा। इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं, इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं।
इतने सारे लोग क्यों गलत कर रहे हैं भाई? ये क्या कहा था? ये कहा था ना, इन्होंने कहा था ना कि दो देशों के बीच व्यापार जो होता है वो क्या होता है? स्वतंत्र होता है ना सर। तो ऑप्शन नंबर सी होगा ना। फिर सभी लोग डी क्यों बोल रहे हैं? इतने सारे लोग डी क्यों बोल रहे हैं? 2x2 मॉडल इसे बोला जाता है, अर्थात दो देश दो वस्तु मॉडल इन्हें बोला जाता है। देखिए ये क्या पूछ रहा है, इस बात को ध्यान से समझिए। ये दो बार आपकी भावनाओं से खेलने का प्रयास किया है। ये प्रश्न जो है ये आपकी भावनाओं से दो बार खेलने का प्रयास किया है। पहली बार कहाँ पे किया है? पहली बार किया कहा, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी रिकॉर्ड अंतरराष्ट्रीय व्यापार की आलोचना, यहाँ पे आलोचना दे दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा फंसिए और फिर दे दिया है गलत। मतलब कौन सी आलोचना गलत है? तो मुक्त व्यापार नहीं होता है। क्यों भैया? क्योंकि रिकार्डो ने अपनी थियरी में कहा था कि व्यापार जो होता है वो बिल्कुल स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक हो जाएगा। और फिर क्या कहा था कि श्रम जो है यही एकमात्र उत्पादन का साधन भी होता है। बिल्कुल ठीक है। और दोनों देश की जो रुचि होती है वो क्या होती है? समान होती है। अगला, फिर परिवहन लागत का अभाव होता है। तो ये सारी क्या होनी चाहिए? सारी मान्यताएं दिमाग में चलनी चाहिए। नहीं चल रही है, क्यों नहीं चल रही है? इसलिए नहीं चल रही है कि आप रिवाइज नहीं कर रहे। रिवीजन जरूर किया करिए क्लास को। बार बार रिवाइज करने से ही चीजें बेहतर होती हैं, है ना। अगर जो जिंदगी में आपने ये सोच लिया है कि हमको सफलता लेनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आप त्याग करना पड़ेगा। सोचने को तो इंसान कुछ भी सोच सकता है कि हमको क्या करना है, कि प्राइम मिनिस्टर बनना है, हमको चीफ मिनिस्टर बनना है, हमको क्या बोलते हैं कि हमको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, ठीक है, हमको टीचर बनना है, हमको अधिकारी बनना है। सोचने को तो कुछ भी सोच सकता है इंसान, लेकिन उसको बनने के लिए आप त्याग क्या कर रहे हैं? उसको बनने के लिए आप प्रयास क्या कर रहे हैं? आप प्रयास करिए, जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। और जो लोग भी सफलता प्राप्त किए हैं आप ही के जैसे हैं। आप ही के जैसे, उनके पास दो आंख है, दो हाथ है, दो पैर है, एक स्वस्थ दिमाग है। बिल्कुल। लेकिन बस अंतर इतना है कि जो मांग थी उसकी पूर्ति उन्होंने कर दिया। उन्होंने, सफलता की मांग यही होती है कि आप अपने आलस्य को त्यागिए, अच्छे से पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, दिन प्रतिदिन क्या करिए कि प्रैक्टिस करिए। ये सारी चीजें मांग है। जो निगेटिविटी दिमाग में आ रही है उसको किनारे रखिए, मोटिवेटेड रहिए, पढ़ाई करिए, ये मांग है। अगर जो इस मांग की आप पूर्ति कर पाएंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। नहीं तो सोचने को तो जीवन में कुछ भी सोचा जा सकता है और कुछ भी होगा नहीं वैसे। तो अगर जो कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए त्याग करना पड़ेगा, और त्याग जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। तो चलिए आगे मूव करते हैं अपने सेशन की तरफ कि खिसकता बिंदु की अवधारणा किससे संबंधित है। खिसकता बिंदु की अवधारणा जो है वो किससे संबंधित है? बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, अब खिसकता बिंदु की अवधारणा जो है ना दोस्तों, ये किससे संबंधित है? तो इसकी ये जो अवधारणा है वो स्थिर विनिमय दर से संबंधित है। ठीक है, खिसकता बिंदु की अवधारणा किससे संबंधित है? वो जो है दोस्तों स्थिर विनिमय दर से संबंधित है। और अधिकीलित विनिमय दर, देखिए ध्यान से समझिएगा, अधिकीलित विनिमय दर के तहत विदेशी बाजार में करेंसी को ऊपर या नीचे कीलते हैं, और ऊपर कीलते हैं या नीचे कीलने से स्थानीय करेंसी की स्थिर दरें बहुत लंबे समय तक बनाए रखनी पड़ती है। ठीक है, तो अब इसके पीछे भी थोड़ा सा क्या है दोस्तों, कॉन्सेप्ट लंबा है। खिसकता बिंदु की अवधारणा, बस आप ये बात समझ लीजिएगा, जब मैं कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, शायद ये वाला छूटा हुआ है तो इसको मैं करवा दूंगा। तो खिसकता बिंदु जो है ये स्थिर विनिमय दर से संबंधित है। स्थिर विनिमय दर के अंतर्गत इस बात को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। एप्लीकेशन पे शायद ये वाला स्थिर विनिमय दर मैंने नहीं करवाया, लेकिन मैं इसको करवा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं कि दो
अंतराल मॉडल निम्न क्षेत्र का है। दे अंतराल मॉडल की अवधारणा किसने दिया था सर? आप कहेंगे कि सर जी चेनरी साहब ने दिया था। चलिए बताइए कौन कौन से पक्ष रखा था, बताइए। बिल्कुल ठीक है, विनियोग बचत अंतराल तथा आयात निर्यात अंतराल। ठीक है, द्वि अंतराल मॉडल के अंतर्गत क्या कौन कौन से दो तत्व थे? एक था विनियोग बचत अंतराल, ठीक है, विनियोग बचत अंतराल, और दूसरा क्या था सर? दूसरा क्या था? चलिए बताइए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आयात निर्यात अंतराल, आयात निर्यात अंतराल। ठीक है, तो दो अंतराल मॉडल के अंतर्गत जो दो क्षेत्र हैं दोस्तों, वो है विनियोग बचत अंतराल और आयात निर्यात अंतराल। ठीक है, किसने दिया था दो अंतराल की उदाहरण? चेनरी साहब ने दिया था। बिल्कुल ठीक है, और ये दोनों अंतराल जो है वो किससे संबंधित है? ये विदेशी पूंजी या अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि ये दोनों अंतराल जो है वो विदेशी पूंजी के अंतर प्रवाह को पूरा करने अंतर प्रवाह के द्वारा पूरा किया जा सकता है, ऐसा चेनरी साहब का कहना था। तो ये किससे संबंधित है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत से संबंधित है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो याद रखिएगा, दे अंतराल मॉडल की अवधारणा किसने दिया था? चेनरी साहब ने दिया था। और इसमें दे अंतराल के अंतर्गत एक तरफ इन्होंने विनियोग बचत अंतराल की बात की थी, और दूसरे तरफ उन्होंने आयात निर्यात अंतराल की बात की थी। और राष्ट्रीय आय वितरण में यदि असमानता अधिक हो जाती है तब, बेहतरीन सा प्रश्न है सर। चलिए, राष्ट्रीय आय वितरण में यदि असमानता अधिक हो जाती है तब, सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को एक बार लाइक कर दिया करिए और शेयर भी कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। निवेदन है सभी लोगों से कि आप लाइक किया करिए, थोड़ा सा शेयर भी जरूर कर दिया करिए। चलिए भाई बताइए, अब गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र के बारे में अगर जो आपने पढ़ा होगा, हमारी बातों को ध्यान से सुने होंगे, तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि आय की विषमता को मापने की दो विधियां हैं। एक है गिनी गुणांक और दूसरा है लॉरेंज वक्र। और अगर जो असमानता अधिक हो रही है, तो जितनी असमानता बढ़ेगी उतना ही क्या होगा दोस्तों? गुणांक में वृद्धि आएगी। तो लॉरेंज संकेंद्रण गुणांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर जो असमानता अधिक होता है तो लॉरेंज संकेंद्रण गुणांक में क्या होने लगती है? वैसे वैसे वृद्धि होने लगती है। और असमानता कम होने लगती है तो गुणांक भी क्या होने लगता है? कम होने लगता है। तो अगर जो असमानता बढ़ेगी तो गुणांक बढ़ेगा, असमानता कम होगी तो गुणांक में कमी आएगी। और भारत में, या हाँ ठीक है, आय के वितरण की अगर जो बात करें, ये तो किसी भी संदर्भ में लिया जा सकता है। आय वितरण की माप करने की दो विधियां हैं, एक है लॉरेंज वक्र और दूसरा है गिनी गुणांक। ठीक है, तो लॉरेंज वक्र के अंतर्गत गुणांक अगर जो बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आय की असमानता बढ़ रही है, अर्थात गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है, अर्थात गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो बढ़ रही है, और ये अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर जो असमानता कम हो रही है, इसका मतलब कि लॉरेंज वक्र का गुणांक कम हो रहा है, इट मीन्स कि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसमें कमी आ रही है, और ये अर्थव्यवस्था के लिए क्या होता है? बेहतर होता है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि राष्ट्र की निर्धनता का अध्ययन राष्ट्र के धन के अध्ययन से भी अधिक महत्वपूर्ण है, ये कथन किसका है? जैसे हम कह रहे हैं ना कि भारत जो है वो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा, बन रहा है, ये बात सही है। यहाँ पे भारत में ऐसे भी लोग हैं जिनकी क्या है, 1 घंटे की कमाई करोड़ों रुपए में है। हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं, मुकेश अंबानी हो गए, धीरू भाई अंबानी हो गए, क्रिकेटर हो गए, एक्टर हो गए, जो करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो अपने रोटी, कपड़े और मकान की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। हजारों लाखों लोग सड़क पे सो रहे हैं, 2 वक्त की रोटी उन्हें नहीं मिल पा रही है। तो ऐसी स्थिति में हमारी अर्थव्यवस्था कितनी बढ़ी गई,
बढ़ गई वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन हमारे देश में कितने निर्धन है, कितनी दरिद्रता है, इसका भी अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। ये बात किसने कही थी दोस्तों? तो चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, मायर और वर्ल्डविन के द्वारा, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो राष्ट्रों की निर्धनता का अध्ययन राष्ट्रों के धन के अध्ययन से भी अधिक महत्वपूर्ण है, ये मायर और वर्ल्डविन के द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न। और देखिए दोस्तों, इसी संदर्भ में रेगनर नर्स साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया था, तो ध्यान में रखिएगा। अब ये नहीं कि बस इसको दिमाग में रख लिया, रेगनर नर्स साहब ने भी इसी से संबंधित थोड़ा बहुत इधर उधर की बात की थी। क्या होगा भाई? कि हैरड मॉडल अभिष्ट वृद्धि दर निम्न के बराबर होता है, हैरड मॉडल में। बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है सर? हैरड डोमर मॉडल पढ़े हैं? अगर जो पढ़े होंगे तो जानते होंगे। कहाँ पे पढ़ा जाता है? हैरड डोमर मॉडल इकोनॉमिक्स के किस सेक्शन का टॉपिक है? कमेंट करके बताइए। ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि सीमांत बचत प्रवृत्ति अपान पूंजी उत्पाद अनुपात, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा कि हैरड मॉडल अभिष्ट वृद्धि दर निम्न के बराबर होती है, तो सीमांत बचत प्रवृत्ति अपान पूंजी उत्पाद अनुपात के। देखिए दोस्तों, हैरड डोमर मॉडल जब मैं आप लोग को एप्लीकेशन पे पढ़ाना शुरू किया था, तो स्टार्टिंग में ही आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास के बाद ही दोस्तों हमने आपको वहां पे हैरड डोमर मॉडल पढ़ाया था। और एक क्लास में नहीं, हैरड डोमर मॉडल से संबंधित 3 क्लास में बड़ा बड़ा लिया था कि सारी चीजें आपकी कवर हो जाए। तो आप जरूर एप्लीकेशन पे बार बार चीजों को जा करके देखते रहिए, ताकि क्या हो, बार बार रिवीजन हो और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतरीन हो, बार बार बढ़े। ऐसा नहीं है कि आप एक बार पढ़ लिए और सोच लिए कि सब कुछ ठीक हो गया। रिवीजन करना जरूरी है, बार बार रिवीजन भी जरूर किया करिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी बार कुछ नया सीखने को मिलेगा। जहां हैरड ने सीमांत बचत प्रवृत्ति पे जोर दिया, वहीं डोमर साहब ने किस बात पे जोर दिया? ठीक है। हैरड साहब ने कहा ना कि भैया सीमांत बचत प्रवृत्ति को उन्होंने महत्वपूर्ण माना था कि नहीं माना था? अब अगर जो कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो फिर पढ़ना पड़ेगा। तो हैरड ने सीमांत बचत प्रवृत्ति पे जोड़ दिया। और भाई बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं। औसत बचत प्रवृत्ति की बात करते थे कि बचत प्रवृत्ति की बात करते थे? केवल बचत प्रवृत्ति की बात करते थे ना भाई, इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, हैरड साहब जो थे, इनका क्या कहना था? हैरड साहब का क्या कहना था? सीमांत सीमांत बचत प्रवृत्ति, ठीक है, अपान सीमांत बचत प्रवृत्ति अपान पूंजी उत्पाद, ठीक है, पूंजी उत्पाद अनुपात, पूंजी उत्पाद अनुपात, ठीक है। और डोमर साहब का क्या कहना था? डोमर का क्या कहना था? इनका ये कहना था कि इनका क्या कहना था? इनका कहना था बचत प्रवृत्ति, बचत प्रवृत्ति अपान पूंजी उत्पाद अनुपात, पूंजी उत्पाद अनुपात, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। जो आप लोग औसत बचत प्रवृत्ति की बात बोल रहे हैं, थोड़ा प्रश्न को और ध्यान से पढ़िए कि ये क्या बोल रहा है। कि जहां हैरड डोमर ने सीमांत बचत प्रवृत्ति पे जोर दिया, वहीं डोमर ने क्या किया? बचत प्रवृत्ति पे क्या दिया? अपना ध्यान दिया। क्योंकि हैरड साहब का कहना था सीमांत बचत प्रवृत्ति अपान पूंजी उत्पाद अनुपात, और डोमर साहब ने बचत प्रवृत्ति अपान पूंजी उत्पाद अनुपात को बताया था। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
अगला प्रश्न कि हैरड डूमर मॉडल में निम्न पर जोर दिया गया। अब आराम से करिए, बिल्कुल ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। हैरड डूमर मॉडल में निम्न पर जोर दिया गया, किस पे जोर दिया भाई? बिल्कुल ठीक है, हाँ ठीक, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल, बी बोल रहे हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी बोल रहे हैं, या चक्रीय बेरोजगारी बोल रहे हैं। ठीक है, हम्म, तो इनका क्या कहना था भाई? थोड़ा ध्यान से देखिए, गलतियां हो रही हैं बहुत सारे। तो जितने लोग भी यहाँ पे बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि सर चक्रीय बेरोजगारी। तो हैरड डोमर मॉडल ने सबसे ज्यादा जो जोर दिया था वो किस पे दिया था? चक्रीय बेरोजगारी पे जोर दिया था। और हैरड डोमर मॉडल विकसित देशों पर ही क्या होता है? लागू होता है। तो मैं चक्रीय बेरोजगारी बहुत बार बताया हूँ, एक बार नहीं, अमूमन रोज सेशन में आ ही जाता है। क्या होता है भाई चक्रीय बेरोजगारी, क्या होता है? कमेंट करके 2 शब्द में बताइए। अगला प्रश्न कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की रणनीति? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। और दोस्तों, अगर जो अभी तक आपने लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन किया है, तो आप हमारे साथ अगर जो जुड़े हैं तो बिल्कुल ठीक तरीके से जुड़िए। यहाँ पे सब कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है, आपके सिलेबस के अनुसार ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। लाइव क्लासेस भी होती है, इनकेस लाइव क्लास आप नहीं ज्वाइन कर पाएंगे तो सारी क्लासेस आपको क्लास नंबर 1 से लेकर के अंतिम क्लास तक रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्लास मिल जाएगा, ताकि आप जब चाहेंगे, जितनी बार चाहेंगे, सारी क्लासेस को पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ कंप्लीट आपको नोट्स भी दिया जा रहा है, ताकि नोट्स के माध्यम से आप रिवीजन करते रहिए। एक तरफ कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ रिवीजन करते रहिए। टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, ताकि आप टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए कि गलती कहाँ पे हो रही है और कहाँ पे सही करने की जरूरत है। अगले सेशन, अगला जब टेस्ट दीजिए तो वो गलती नहीं होनी चाहिए जो पहले हुई, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर होगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि किस लेवल की तैयारी करना है, और करंट सब कुछ कवर किया जा रहा है। बस आप ईमानदारी से दोस्तों एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन फीस केवल और केवल 2,000 रुपए है। तो आपको एडमिशन लेने के लिए अपनी फीस जो है इस नंबर पे पेमेंट करना होगा, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप फीस पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है? ये बोल रहे हैं सभी लोग कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है वो क्या होती है? वो होती है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और इसका उद्देश्य क्या था सर? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की का उद्देश्य क्या था? बिल्कुल ठीक है, इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है 1974 में। अर्थात ये किसके अंतर्गत आएगा? 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि प्राथमिक स्तर पे शिक्षा की व्यवस्था को ठीक करना, मतलब जो प्राइमरी स्कूल है उनमें शिक्षा को सुदृढ़ करना, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देना, लोगों को बढ़िया पानी देना पीने के लिए, अर्थात अच्छे पेयजल उपलब्ध कराना। ये जो बेसिक सी चीजें हैं, यही इसी को सुधारने का उद्देश्य न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया। अर्थात न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में होती है। कब होती है? 1974 में होती है। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि प्राथमिक स्तर पे शिक्षा में सुधार किया जाए, लोगों को अच्छा जल उपलब्ध कराया जाए, पानी, अच्छा स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाए, साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं और पोषक पदार्थ भी उपलब्ध कराए जाए।
तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, भारत में सरकारी उद्यमों ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस पे जोर दिया है? बेहतरीन सा प्रश्न है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। निवेदन है सभी लोगों से कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। शुभम जी, सरिता जी, हर्षु मिश्रा जी, SSP जी, सुनीता तिवारी जी, अलगू चौधरी जी, धनंजय कुमार जी। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर सर क्या होगा? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप डी बोल रहे हैं क्या? सभी लोग डी बोल रहे हैं। डी क्या लगा? कोई नहीं है? बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, भारत में सरकारी उद्यमों में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस पे जोर दिया गया? तो भैया हम आत्मनिर्भर तब ही बन पाएंगे जब जो हमारे देश में जिन वस्तु की मांग है उसकी पूर्ति हम अपने ही उद्योगों से कर लेंगे। ठीक है, अर्थात जो हमारी मांग है उसकी पूर्ति हम अपने ही उद्योगों से कर पाए। जैसे हमें क्या होता है दोस्तों कि दीपावली के टाइम देखते हैं, होली के टाइम देखते हैं कि चाइनीज झालर आता है और चाइनीज खिलौने आते हैं। ठीक है, हमें हमारे देश की मांग है लेकिन हम अपने उद्योगों से इसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे। इसका मतलब कि हम लोग आत्मनिर्भर नहीं है। लेकिन आत्मनिर्भर कब बन जाएंगे कि मान लीजिए कि हमारे देश में जितनी भी वस्तुएं जैसे साबुन हो गया, तेल हो गया, मतलब जिन भी वस्तु की हमें मांग है उन वस्तु की पूर्ति अगर जो खुद ही हमारे देश के उद्योग कर पाए और अपने देश में निर्मित वस्तुओं का हम उपभोग कर पाए तो हम कहेंगे कि हम आत्मनिर्भर हो गए। अर्थात हमें किसी दूसरे देश से व्यापार करने की उतनी जरूरत नहीं है। तो सरकारी उद्यमों में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जोर दिया गया आयात प्रतिस्थापन क्षमता में वृद्धि। अर्थात जिन वस्तुओं का हम आयात कर रहे हैं उन वस्तुओं को कम किया जाए। जैसे पतंजलि के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे पतंजलि का पेस्ट आया तो ये क्या है? अपने देश का है ना। तो बहुत सारे जो विदेशी पेस्ट आते थे, जो विदेशी जो टूथ ब्रश होता है, जो पेस्ट होता है, तो जो विदेशी कंपनियां थी बहुत सारी विदेशी कंपनियों को उससे लॉस हो गया। अर्थात हमारे देश में अगर जो कोई प्रोडक्ट निर्मित होगा और हमारी मांग की वो पूर्ति कर देगा तो हम विदेशी से व्यापार क्यों करेंगे? और आप सभी लोग को पता ही है कि अगर जो हमारे निर्यात ज्यादा होंगे, आयात कम होंगे तो भुगतान असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न कि भारत में CACP का मुख्य कार्य कौन सा है? चलिए भाई देखिए कितना बेहतरीन सा प्रश्न है और आज के सेशन को एक दो बार जरूर रिवाइज करके देखिएगा। ठीक है, भारत में CACP का मुख्य कार्य क्या है? क्योंकि ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं लेकिन अमूमन प्रैक्टिस में इतने ये इस प्रकार के प्रश्न होते नहीं है। ठीक है, जब आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो अलग अलग जगहों पे आपको मिलता नहीं है इस प्रकार के प्रश्न। तो CACP कब होती है इसकी स्थापना? CACP की स्थापना कब होती है? बिल्कुल ठीक है, पहले क्या था ये? कृषि मूल्य आयोग। कृषि मूल्य आयोग, इसकी स्थापना कब होती है सर? 1965 में। इसका नाम बदल दिया जाता है और कब बदला जाता है? इसका नाम बदल दिया जाता है 1985 में। तो 1985 में कौन सी संस्था आ जाती है सर, बता दीजिए? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, कृषि लागत लागत एवं मूल्य आयोग। मूल्य आयोग, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि यही है CACP अर्थात कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की बात कर रहा है कि भारत में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का मुख्य कार्य कौन सा है? पहले इसका नाम क्या था? कृषि मूल्य आयोग, जिसकी स्थापना होती है 1965 में। लेकिन ठीक 20 वर्षों बाद क्या किया जाता है? इसका नाम बदल दिया जाता है और रख दिया जाता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है। तो दोस्तों कृषि लागत एवं मूल्य आयोग आप सभी लोग को पता ही है
कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य किस लिए दिया जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का कारण क्या है? कमेंट करके बताइए। सारी चीजें मैं ही थोड़ी बताऊंगा। मैं बहुत बार आपको बताया हूं कि फसलों को अभी वर्तमान समय में 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। तो क्यों दिया जाता है? इसका क्या कारण है? जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न कि जिला उद्योग केंद्र की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? जिला उद्योग केंद्र की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। कृषि उत्पादों के संरक्षण के लिए ये दिया जाता है। बिल्कुल ठीक। ताकि किसान क्या हो पाए? इतना आश्वस्त हो पाए कि चलो भैया हम उत्पादन कर रहे हैं तो हमारी फसलें क्या होंगी? बिक भी जाएंगी। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है सर? की बोल रहे हैं जिला उद्योग केंद्र की स्थापना। देखिए दोस्तों, बार बार ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन ये प्रश्न उतने प्रचलन में नहीं होते और बहुत सारे लोग इस प्रश्नों की प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं। और जब ये प्रश्न आ जाता है तब फिर उनको ये लगता है कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया प्रश्न। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता है। बस अगर जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो क्या उत्तर आएगा भाई? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो जिला उद्योग केंद्र की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था कि लघु एवं कुटीर उद्योग को वित्त, तकनीकी एवं कच्चा माल प्रोवाइड करना था। क्या कब इसकी स्थापना हुई थी? तो जिला उद्योग केंद्र की जो स्थापना होती है वो होती है 1979 में। और जिला उद्योग केंद्र की स्थापना के पीछे कारण ये था या इसका उद्देश्य ये था कि जो हमारे लघु एवं कुटीर उद्योग हैं उनको वित्त प्रदान किया जाए, उनको तकनीकी दिया जाए अच्छी, और उनको कच्चे माल भी प्रोवाइड कराए जाए। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला, रोजी रोटी एवं उत्पादकता निम्न का नारा था। देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न है। बेहतरीन सा प्रश्न है भाई, है ना? रोजी रोटी एवं उत्पादकता निम्न का नारा था। किसका नारा था भाई? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 7वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था भाई? किस मॉडल पे आधारित थी? अच्छा, नारा तो पूछ ही लिया। किस मॉडल पे आधारित था? 7वीं पंचवर्षीय योजना जो था वो किस मॉडल पे आधारित था? कमेंट करके बताइए सर। बिल्कुल ठीक है। हर्षु जी कह रहे हैं सर जी जिला उद्योग केंद्र कार्यक्रम जो शुरुआत हुआ वो 1978 में हुआ। अरे भाई, वित्तीय वर्ष लिया जाता है। अब अगर जो आप किताबों में देखेंगे, अलग अलग किताबों में देखेंगे तो कहीं पे ये दिया होगा, कहीं पे ये दिया होगा, लेकिन वित्तीय वर्ष हमेशा लिया जाता है। ठीक है, हमेशा क्या लिया जाता है? वित्तीय वर्ष लिया जाता है, अर्थात 1978 1979। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि रोजी रोटी एवं उत्पादकता निम्न का नारा था। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अर्थात रोजी का मतलब क्या हो गया? कि लोगों को रोजगार दिया जाएगा। रोटी का मतलब क्या होगा? कि लोगों को भोजन दिया जाएगा। और उत्पादकता का मतलब कि क्या करेंगे? कि हम अपने उत्पादक क्षमता में वृद्धि करेंगे। ये जो नारा था ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? गरीबी हटाओ। ठीक है, गरीबी उन्मूलन। चलिए अगला, स्वर्णिम त्रिकोण में किन 3 पर्यटन जगहों को सम्मिलित किया जाता है?
क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है। इस स्वर्णिम त्रिकोण में किन तीन पर्यटन जगहों को सम्मिलित किया जाता है? चलिए सर बताइए। ऑप्शन नंबर दिल्ली, आगरा और जयपुर। जयपुर को और किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करके बताइए। जयपुर को और किस नाम से जाना जाता है सर? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं दिल्ली, आगरा एवं जयपुर, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो स्वर्णिम त्रिकोण के अंतर्गत दोस्तों तीन जगहों को जोड़ा गया है, ठीक है, जिसमें कौन कौन सा है? एक तरफ दिल्ली है, ठीक है, दूसरी तरफ आगरा है और तीसरी तरफ क्या है? जयपुर है। जयपुर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ये जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना। अगला, और जयपुर में क्या है? चलिए, पिंक सिटी तो बोला जाता है। जयपुर में और एक कौन सी चीजें है जो बहुत फेमस है? बचपन में पढ़े होंगे, अब तक भूल गए होंगे। बचपन की पढ़ाई को भूल जाना ही असफलता का एक और कारण है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बचपन में पढ़े भूल गए। क ख ग घ पूछ दिया जाए तो बहुत लोग को नहीं आता होगा। 19 का पहाड़ा पूछ तो बहुत लोग को नहीं आएगा। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। अलगू चौधरी जी बोले गुलाबी सर हवा महल, बिल्कुल ठीक है, हवा महल है, बिल्कुल सही बात। जयपुर में क्या है? हवा महल है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं कि भारत में ग्रामीण शहरी मजदूरी में अंतर जिम्मेदार है निम्न को बढ़ावा देने के लिए। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस की बात है सर, कॉमन सेंस की बात है। थोड़ा आराम से करिए, धैर्य बना करके, थोड़ा सा आराम से करिए धैर्य बना करके। क्या उत्तर आ रहा है भाई? डी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा भैया। ये बस इतना सा आपसे जानना चाहता है कि ये बताइए कि भारत में ग्रामीण शहरी मजदूरी में अंतर जिम्मेदार है निम्न को बढ़ावा देने के लिए। गांव में मजदूरी अलग है। अगर जो गांव में अभी आप श्रमिक खोजने जाएंगे, एक श्रमिक ढूंढेंगे, एक लेबर ढूंढेंगे, तो गांव में आप जाएंगे तो गांव में 350 रुपए से लेकर के 400 रुपए में आपको एक श्रमिक दिन भर के लिए कार्य करने को मिल जाएगा। लेकिन यही अगर जो आप शहर में ढूंढेंगे ना, तो 400 रुपए से लेकर के 600 रुपए तक क्या होगा? मजदूरी उसकी मिलेगी, मतलब। और अगर जो बड़े महानगरों की बात किया जाए, जैसे दिल्ली की बात किया जाए, मुंबई की बात किया जाए, तो उनको और ज्यादा मिल जाएगा। उनको यहाँ पे 1500 से 2000 रुपए तक मिल जाता है, 1500 से 2000 रुपए तक दिल्ली बम्बई में मिल जाता है। तो भैया गांव में लोग क्यों काम करेंगे? गांव में काम करने का कारण क्या था? सॉरी, गांव में काम करने से दिन भर में हमें 400 रुपये मिल रहा है, और अगर जो शहर में कोई श्रमिक कार्य कर रहा है तो दिन भर में उसे 1500 से 2000 रुपये मिल जा रहा है। तो भैया क्यों नहीं गांव के लोग शहर जाएंगे? और यही तो कारण है ना कि गांव ग्रामीण शहरी प्रवास, मतलब जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण एरिया के जो लोग हैं, वो शहरों की तरफ क्या हो रहे हैं? पलायित होते चले जा रहे हैं। लेकिन ये आइडिया ठीक नहीं है। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरी जिंदगी भर दिल्ली कमाते हैं, मुंबई कमाते हैं, कोलकाता कमाते हैं, लेकिन जिंदगी में बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। उसका कारण ये होता है कि भैया इनको यहाँ पे मजदूरी मिल तो रही है इतनी ज्यादा, लेकिन इनके रहन सहन में पैसा बहुत खर्च हो जा रहा है। इनको पैसा खर्च, ये बचत ही नहीं कर पा रहे। महीने का लेबर भी है, और महीने का अगर जो 40,000 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें उनको रेंट देना है, खाने पीने का है, बहुत सारे खर्च हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो देखने में लगता है कि चलो भैया शहरों में मजदूरी ज्यादा मिल रही है, लेकिन मजदूरी अगर जो ज्यादा भी मिलती है तो आपको वहां पे रेंट भी देना पड़ता है। वहां पे आपको रहने के लिए क्या करना पड़ता है कि रेंट देना पड़ता है, खाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। तो
क्या होता है, जितना आप कमाते हैं उतना खर्च हो जाता है। तो अगर जो गांव में कोई काम कर पाए अच्छे से तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल ठीक है। आदित्य राज जी, मेरे गांव में 250 रुपये। अच्छा, हैदराबाद में कितना है? 300 रुपये। 3000 नहीं है। जहां जितना मजदूरी ज्यादा होगा वहां पे रहने रहने का खर्च भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो बिजनेसमैन है ये मूर्ख नहीं है। बिजनेसमैन जो है वो मूर्ख नहीं है, वो जानता है कि आपको कहाँ ला करके फंसाना है। बिजनेसमैन अगर जो 400 रुपये मजदूरी देगा किसी महानगर में, तो कोई श्रमिक जाएगा ही नहीं जाएगा। तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो जानते हैं। वही बात होती है जहाँ हम लोग सीमांत त्याग पढ़ते हैं ना, वही वाली कंडीशन यहाँ भी आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत में विदेशी विनिमय प्रबंध कानून फेमा प्रारूप प्रभावी रूप से कब लागू हुआ? ठीक है, मतलब प्रभाव में आया सर, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 2000 की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि भारत में विदेशी विनिमय प्रबंध कानून ये कब आया दोस्तों? ये आया 2000 में। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है भाई? इसका उद्देश्य क्या है? विदेशी मुद्रा बाजार में लेन देन को उदार बनाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक। अगला, भारत में परिवार नियोजन को प्रेरित करने के लिए वर्तमान में किस तरीके का प्रचार किया जा रहा है? परिवार नियोजन, बिल्कुल ठीक है भाई। परिवार नियोजन को प्रेरित करने के लिए वर्तमान समय में किस तरीके का प्रचार प्रसार किया जा रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भारत में परिवार नियोजन को प्रेरित करने के लिए वर्तमान में किस तरीके का प्रचार प्रसार किया जा रहा है? भैया, परिवार नियोजन को बेहतर करने के लिए संरचनात्मक विकास किया जा रहा है, इतने सारे लोग सी बोल रहे हैं। तो भैया, परिवार नियोजन को प्रेरित करने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग स्थानों पे अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाता है। जैसे कहीं मेला लगता है, कहीं प्रदर्शनी लगता है, तो वहां पे आप देखते हैं कि वहां पे एक इंटरटेनिंग टाइप का प्रोग्राम होता है। और उस प्रोग्राम में क्या किया जाता है कि आपको जागरूक किया जाता है कि किस तरीके से आप अपने परिवार को बेहतर तरीके से चला सकते हैं, कितने बच्चे पैदा करने चाहिए, किस प्रकार के खान पान होने चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं आप कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, वो रेस्टोरा दृष्टिकोण हो जाएगा। जैसे अभी प्रयागराज में जब मेला लगता है, कुंभ मेला लगता है, तो आप देखते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम जो हैं वो संचालित किए जाते हैं। और उस कार्यक्रम में बीच बीच में आपको बताए जाते हैं कि महिलाओं को किस तरीके से स्वस्थ रहना है, पुरुषों को किस तरीके से स्वस्थ रहना है, खाना कैसे खाना है, हाथ कब धुलना है, सोना कब है, बच्चे कितना पैदा करना है। ठीक है, अधिकतम बच्चे एक होना चाहिए कि दो होना चाहिए। ये सारी चीजें क्या होती हैं, एक कार्यक्रम के माध्यम से गवर्नमेंट समाज को बताती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, भारत में लघु एवं सीमांत किसानों की साख आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना सर्वोत्तम है?
बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई? चलिए, क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम्म, ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, फसल ऋण योजना। और कोई सर? थोड़ा आराम से, गलत हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। ठीक है, कि भारत में लघु एवं सीमांत किसानों की साख आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना सर्वोत्तम है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये होगा दोस्तों, क्या बोल रहे हैं? गलतियां हो रही हैं, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। थोड़ा आराम से करिए। फसल ऋण योजना की बात कर रहे हैं सभी लोग। और कोई? और कोई? डी के अलावा? भैया, डी नहीं होगा। बिल्कुल, ये ग्रामीण बैंक है ना। तो भारत में लघु एवं सीमांत किसानों की साख आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम जो है वो है ग्रामीण बैंक। ठीक है, जो ग्रामीण बैंक होता है वो छोटे और सीमांत किसानों को क्या करता है? ऋण प्रदान करता है, ताकि ये किसान क्या कर सके? अच्छी तरीके से खेती कर पाए, उच्च कोटि के बीज उपलब्ध करा पाए, कृषि में यांत्रिकरण आ पाए, अर्थात वो पंपिंग सेट का इस्तेमाल करके सिंचाई कर पाए, कीटनाशक का प्रयोग कर पाए। तो लघु एवं सीमांत किसानों को ग्रामीण बैंक क्या करता है? ऋण प्रोवाइड करता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आपको पता ही होगा दोस्तों, 1975 में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्य कारण क्या था? कि हमारे जो लघु एवं सीमांत किसान हैं उनको ऋण उपलब्ध कराया जाए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अगला, कि पहली पृथक से लघु, अति लघु एवं ग्रामीण उपक्रमों के लिए नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई? क्या उत्तर होगा भाई? कि पहली पृथक से लघु, अति लघु एवं ग्रामीण उपक्रमों के लिए नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ये तो सभी लोग कर पाएंगे, कोई गलत नहीं करेगा। कि पहली पृथक से लघु, अति लघु एवं ग्रामीण उपक्रमों के लिए नई औद्योगिक नीति। तो आप सभी लोग को पता ही होगा दोस्तों, कि जो नई औद्योगिक नीति आती है वो आती है 1991 के अंतर्गत। ठीक है, और इसी नई औद्योगिक नीति में दोस्तों क्या किया गया? कि पहले बहुत सारे ऐसे उद्योग थे जो आप अगर जो शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस की जरूरत थी। लेकिन जब नई औद्योगिक नीति आई तो हमने केवल और केवल उस टाइम 6 उद्योगों को कहा कि अगर जो आप कोई फर्म स्थापित करना चाहते हैं या आप उत्पादन इस प्रकार की वस्तुओं का करना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस की जरूरत होगी। और ये ऐसे थे जो समाज के लिए हानिकारक पदार्थ थे। ठीक है, या सिक्योरिटी का कोई मामला था। अगला प्रश्न, कि भारत में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब किया गया? मतलब कब आया भाई? बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं सर? सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए, आप लोग इतने सारे लोग हैं। क्लास
इतने सारे लोग देख रहे हैं, लाइव भी इतने सारे लोग, लेकिन लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम। तो निवेदन है, आप लाइक नहीं करेंगे, आप शेयर नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा बताइए? मैं आपके लिए ही तो क्लास ले रहा हूँ। दिन प्रतिदिन मैं आपके लिए ही आता हूँ, क्लास लेता हूँ। ईमानदारी से मैं सोचता हूँ कि भाई आप बस प्रयास करिए, कंटेंट देना हमारी ज़िम्मेदारी है। आप कोई मेरी 50 क्लास, 100 क्लास पढ़ लीजिए ठीक तरीके से, फिर इकोनॉमिक्स का कोई भी पेपर उठा लीजिए, जिसमें टीचर बनने वाला हो। यूजीसी नेट की बात नहीं कर रहा हूँ, यूजीसी नेट की मैं अलग से क्लास लेता हूँ। अगर आप झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश कोई भी पेपर उठा लीजिए, आप बड़े आराम से इतने क्वेश्चन कर पाएंगे कि आपका सिलेक्शन वहाँ से हो जाएगा। लेकिन आप मेहनत तो करिए, आप पढ़िए, तो आप प्रैक्टिस तो करिए। अगर जो नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, 1994। तो भारत में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है वो होती है दोस्तों 1994 में। एग्जाम के टाइम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉल करते हैं, कहते हैं सर काश कुछ दिन पहले आपके चैनल के बारे में पता चल गया होता, क्योंकि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन इतनी आसान भाषा में इतने सारे सिलेक्शन कहीं नहीं मिलते, इतने सारे क्वेश्चन के कलेक्शन कहीं भी देखने को मिलते नहीं है। तो मैं बस आप दोस्तों जिम्मेदारी और विश्वास से बोल रहा हूँ कि बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों जगह बने रहिए। आप बस 3 महीने अगर जो सिंसियरिटी से पढ़ लेंगे ना, 90 दिन अगर जो आप ठीक तरीके से सिंसियरिटी से हमारे साथ लग के पढ़ लेंगे, तो इकोनॉमिक्स बिल्कुल आसान हो जाएगा। लेकिन 90 दिन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? इस बात को समझिए, एप्लीकेशन पे भी और यूट्यूब पे भी, दोनों जगह पढ़िए। अगर जो आप जुड़े हैं तो कुछ बेहतर करें, यही हमारी उम्मीद है ना? चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? और इसीलिए मैं आप लोगों की रोज क्लास लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि सप्ताह में किसी दिन आ गए और अनाउंस कर दिए कि नया बैच चालू हो गया, ठीक है, और फिर गायब हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ निरंतर क्लास होती है। मुद्रा के प्रतिष्ठित सिद्धांत में यह माना गया है कि मुद्रा का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है उसके अंतर्गत क्या कौन सी बातें मानी गई है भाई? मुद्रा का प्रतिष्ठित सिद्धांत किसे कहा जाता है? मुद्रा का प्रतिष्ठित सिद्धांत किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताइए सर। बिल्कुल ठीक है। तो जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, इनका क्या कहना था? इन्होंने मुद्रा को तटस्थ माना था। मुद्रा को क्या माना था? तटस्थ माना था। तो मुद्रा के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अंतर्गत मुद्रा को क्या माना गया था? तटस्थ माना गया था, ठीक है। और अगर जो मुद्रा को तटस्थ माना जाएगा तो अधिक मुद्रा से कोई विकास नहीं होगा, ये केवल और केवल क्या करेगा? महंगाई उत्पन्न करेगा, अर्थात स्फीति को उत्पन्न करेगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या कहा था? कहा ना कि मुद्रा में अगर जो परिवर्तन होता है, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों को पढ़े होंगे, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को पढ़े होंगे, तो बहुत प्यार से पढ़े होंगे कि इन्होंने ये कहा था कि अगर जो मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होता है तो कीमत स्तर में तो उससे परिवर्तन होगा, लेकिन रोजगार पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा था ना, फिशर ने कहा था ना कि कीमत स्तर और मुद्रा के मूल्य पे तो असर पड़ेगा, लेकिन रोजगार पर, बेरोजगारी पर इसका कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। रोजगार पे हो गया, आय पे हो गया, उत्पादन पे हो गया, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मुद्रा के प्रतिष्ठित सिद्धांत में मुद्रा को तटस्थ माना गया है। और फिशर साहब को भी आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि फिशर साहब ने ये कहा था कि अगर जो मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो कीमत स्तर 2 गुना हो जाता है और मुद्रा का मूल्य आधा हो जाता है, बस। अर्थात उनका ये कहना था कि मुद्रा की पूर्ति में अगर जो वृद्धि होती है तो इससे लोगों की आय पर, वस्तुओं की कीमतों पर और रोजगार, सॉरी, लोगों की आय पर और रोजगार पर कोई भी असर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, भारत में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाएगी यदि, थोड़ा आराम से करिएगा सर। चलिए, और जितने लोग भी बिहार पीजीटी या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं एक बात बता दूं भैया कि देखिए, बिहार का सिलेबस देखने में बहुत आसान लग रहा है, ठीक है। जैसे एक टॉपिक उसमें दिया था कि 1950 से लेकर के
1990 तक की भारतीय अर्थव्यवस्था को आपको पढ़नी है। तो अब 1950 में 1950 से 1990, उसके बाद उसने एलपीजी मॉडल को दे दिया है। तो एक बात समझ लीजिएगा कि 1950 से 1990 के अंतर्गत जो आपको जो अलग अलग योजनाएं बनाई गई थी वो पढ़ना है, कृषि के लिए योजनाओं को पढ़ना है, उद्योगों की योजनाओं को पढ़ना है। तो बस ये नहीं, जैसे बिहार से एक लोग कॉल किए, कहे कि सर जी इसमें तो बस इतना ही दिया है, आप तो इसमें बहुत सारे टॉपिक दे रहे हैं। तो भैया 1950 से 1990 के अंतर्गत जितनी भी चीजें हुई सबको आपको पढ़ना है। वो संक्षेप में भले से दे दिए हैं, लेकिन आपके पेपर में हर जगह से प्रश्न बनेगा। इस बात को ध्यान से रखिएगा। आप समझेंगे नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, क्योंकि बिहार के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग को लगता है कि इसका तो कोई सिलेबस ही नहीं है, लेकिन उस सिलेबस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हिडन है, जो आपको पढ़नी पड़ेंगी। नहीं पढ़ेंगे तो काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो जो चीजें हिडन है उसको समझने का प्रयास करिए। तो भारत में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाएगी यदि, क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि आरबीआई सरकार को अगर जो ऋण देगी, अगर जो आरबीआई सरकार को ऋण दे रही है तो इसका मतलब कि सरकार के आय में वृद्धि हो रही है। और अगर जो सरकार की आय में वृद्धि हो रही है तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि अर्थव्यवस्था के अंदर इस पैसा को डालेगी, और अर्थव्यवस्था के अंदर पैसा को डालेगी गवर्नमेंट तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी, जिसकी बात है। अगला, अगर सभी नई निर्गमित मुद्रा बचा ली जाए तो फिर क्या देखने को मिलेगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर आप बताइएगा कि अगर तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जा रही है, ठीक है, जैसे आरबीआई है, अगर जो वो नोट छाप करके गवर्नमेंट को दे रहा है तो ऐसी स्थिति में ब्याज दर पे क्या असर पड़ेगा? क्या ब्याज दर कम होगा या ब्याज दर ज्यादा होगा? ब्याज की जो दर होगी वो क्या कम होगी या ज्यादा होगी? अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाएगी तो ब्याज दर में वृद्धि देखने को मिलेगा या ब्याज दर में कमी देखने को मिलेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या उत्तर होगा भाई? इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सब गलत हो जाएंगे। अगर सभी नई निर्गमित मुद्रा बचा ली जाए तो कीमतें बढ़ सकती हैं यदि मुद्रा के चलन वेग में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। प्रायः नई मुद्रा जब निर्गमित होती है तो क्या होता है, कीमत स्तर में वृद्धि होती है, लेकिन संपूर्ण मुद्रा को अगर जो संग्रहित कर लिया जाता है तो कीमत स्तर में तभी वृद्धि होगा जब मुद्रा के चलन वेग में वृद्धि होगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इस बात को गहराई से समझिए सर कि नई मुद्रा निर्गमित किया जा रहा है, आरबीआई ने नई मुद्रा छाप दिया, लेकिन अपने पास ही उसको रखेगा तो कीमत पे कोई असर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। वो अर्थव्यवस्था में डालेगा तब क्या होगा, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो कीमत स्तर बढ़ेगा तभी जब चलन वेग में वृद्धि होगा। बात समझ में आई? आरबीआई छाप के अपने पास रख ले तो उससे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर जो छाप करके पैसा अर्थव्यवस्था में डाले अर्थात चलन वेग में वृद्धि करे तभी लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो लोग कीमतें भी वस्तुओं की बढ़ जाएगी। इजी सी बात है। अगला प्रश्न सर, बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज के सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हाँ। अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ रही है तो ब्याज दर में क्या आ जाएगी सर, कमी आ जाएगी। इजी सी बात है, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति जब बढ़ रही है तो सबके पास पैसा हो रहा है। जब सबके पास पैसा हो रहा है भैया तो लोग ऋण क्यों लेंगे? जब ऋण लेंगे नहीं तो ब्याज क्या की दर क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जैसा कि आपने देखा था, अगर जो पैसा रखे होंगे बैंक वैंक में तो जानते होंगे कि कोरोना के पहले, कोविड के पहले क्या था कि अगर जो आप बैंक में पैसा जमा करते थे तो आपको ज्यादा ब्याज मिलता था। बैंक में पैसा आप जमा करते थे कोविड के पहले तो आपको ज्यादा ब्याज मिलता था।
लेकिन कोविड के बाद ब्याज दर में क्या कर दी गई, कमी कर दी गई, क्योंकि कोविड में बहुत सारे लोग का इनकम प्रभावित हुआ, लोगों के पास आय ही नहीं आई, पैसा ही लोगों को नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, ये चीजें आपको देखने को मिली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कि राजकोषीय नीति क्रियान्वित होती है परिवर्तित करके। राजकोषीय नीति को कैसे क्रियान्वित किया जाता है दोस्तों, बताइए। ऑप्शन नंबर, राजकोषीय नीति क्रियान्वित होती है परिवर्तन करके। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ये बोल रहे हैं सरकारी व्यय तथा कराधान को। ठीक है, तो भैया राजकोषीय नीति क्या होता है, राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार की क्या होती है, आय होता है और सरकार का व्यय होता है। सरकार का आय क्या होता है, सरकार कर के माध्यम से आय प्राप्त करती है, या आंतरिक या बाह्य ऋण के माध्यम से सरकार आय प्राप्त करती है, और व्यय कहाँ पे करती है, देश की आधारभूत संरचना को बेहतर करने में, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, इन सारी चीजों पे गवर्नमेंट व्यय करती है। तो अगर जो राजकोषीय नीति क्रियान्वित होती है, तो हम किसको परिवर्तित करके क्या कर सकते हैं, राजकोषीय नीति में परिवर्तन कर सकते हैं, सरकारी व्यय और कराधान को। ठीक है, अगला, भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है, इस कथन का वास्तव में अर्थ क्या है। हम पढ़ते हैं ना कि एक देश का भुगतान संतुलन जो होता है वो हमेशा ही संतुलन में होता है। बिल्कुल ठीक है, बताइए भाई क्या उत्तर होगा, कि भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है, इस कथन का वास्तव में अर्थ है। देखिए 8:40 तक क्लास के लिए तैयार रहिए। ठीक है, 8:40-45 तक क्लास किया करिए, है ना। कि भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है, इस कथन का वास्तव में अर्थ क्या है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, कि केवल चालू प्लस एक तरफा हस्तांतरण खाते तैयार हो रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे प्रश्नों के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, बिना कॉन्सेप्ट पढ़े चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी, तो जरूर कॉन्सेप्ट पढ़िए दोस्तों। एप्लीकेशन पे सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, कंप्लीट नोट्स दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सब कुछ दिया जा रहा है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको दी जा रही है, कि आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़िए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए बताइए, कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में दीर्घकाल में सबसे अच्छी तरह संबंध स्थापित कर सकते हैं। अब देखिए कितना कितना अच्छा प्रश्न आ रहा है, कितना बेहतरीन प्रश्न आ रहा है। ये सारे प्रश्न आपके अलग अलग परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कर ही नहीं पाते, क्योंकि ऐसे प्रश्न को कहीं से मिलते ही नहीं। चलिए बताइए, बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई, बिल्कुल। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार से दीर्घकाल में सबसे अच्छी तरह संबंध स्थापित कर सकते हैं न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ, सरकार एवं बहुराष्ट्रीय सौदे हों। ठीक है, तो इसको भी दोस्तों मैंने बहुत बार आपको अंतरराष्ट्रीय व्यापार जब एप्लीकेशन पे पढ़ाया था, तो जोड़ दे करके एक बार नहीं बहुत बार ये बात बताई थी, कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से दीर्घकाल में सबसे अच्छी तरह संबंध स्थापित हो सकता है न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ, स्वतंत्र एवं बहुराष्ट्रीय सौदे अगर जो हो तब, क्योंकि थोड़ा बहुत देखिए सरकारी हस्तक्षेप भी जरूरी है। ठीक है, एवं स्वतंत्रता भी जरूरी है। सरकारी हस्तक्षेप नहीं होंगे तो क्या होगा, कि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी वस्तुओं का हम आयात कर ले जो हमारे देश के लिए सही नहीं हो। ठीक है, तो सरकारी हस्तक्षेप भी होना जरूरी है। अगला, प्रतिकूल भुगतान संतुलन को दीर्घकाल में ठीक करने के उपाय कौन से हैं। प्रतिकूल भुगतान संतुलन कब होता है, प्रतिकूल भुगतान, सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को थोड़ा सा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। प्रतिकूल भुगतान संतुलन कब होता है भैया, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, अगर जो आसान भाषा में कहें तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब होगी, तब होगी भैया जब हम अपने देश में निर्मित वस्तु को दूसरे देश में कम बेचें, और दूसरे देश में निर्मित वस्तुओं को अपने देश में ज्यादा बेचें। अर्थात
अगर जो हम आयात ज्यादा कर रहे हैं तो इससे हमें विदेशी मुद्रा का लॉस हो रहा है, और निर्यात कम कर रहे हैं तो हमें विदेशी मुद्रा कम प्राप्त हो रही है। इसी कारण से क्या होता है, भुगतान असंतुलन हो जाता है हमारा। तो ऐसी स्थिति में इस आयात को कम करना हमारा उद्देश्य होता है, और आयात को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, अवमूल्यन करते हैं। और अवमूल्यन करते हैं तो क्या होता है कि हमारे देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य जो होता है वो कम हो जाता है, बाह्य मूल्य जो होता है वो कम हो जाता है। और जब बाह्य मूल्य कम हो जाता है तो आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। जब आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, तो आयात में कमी आने लगती है, तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सकता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं कि विदेशी मुद्राओं की तुलना में अपनी मुद्रा का क्या कर देना, अवमूल्यन कर देना। अगला, भुगतान संतुलन को सुधारने में अवमूल्यन मदद करता है यदि। बढ़िया सा प्रश्न है भाई कि चलिए अगर जो हम सुधारते हैं, अभी हमने देखा ना कि हम अवमूल्यन कर देंगे, लेकिन अवमूल्यन कब की किस स्थिति में आप कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो भैया मार्शल और लर्नर की शर्त आपको याद आनी चाहिए। अगर जो मार्शल लर्नर को पढ़ा होगा तीन कंडीशन को, इस कंडीशन की यहाँ पे बात हो रही है, ई एक्स प्लस ई एम जब ग्रेटर देन क्या होता है, 1 के होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि देश उन वस्तुओं का निर्यात कर रहा है जिसकी मांग क्या होती है, लोचदार होती है, मतलब मांग में परिवर्तन हो सकता है, अर्थात इसकी बात हो रही है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर, सुधरता कब है, यही कंडीशन तो है ना। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जैसे हम कह सकते हैं ना कि हम कोलगेट और अन्य कंपनियों के पेस्ट नहीं यूज करेंगे, बाबा रामदेव का जो पतंजलि है उसके पेस्ट इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। अर्थात हमारे पास विकल्प है, मांग जो है वो लोचदार है। अगला, अगर भुगतान संतुलन निरंतर आधिक्य का है तो ऐसी स्थिति में क्या समस्या अर्थव्यवस्था को देखने को मिल सकता है। देखिए आज का सेशन वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जरूर देखिएगा सेशन को एक बार, और देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। अगर भुगतान संतुलन निरंतर आधिक्य का होता है तो इससे क्या होता है, देश की मुद्रा का विदेशी विनिमय दर में वृद्धि जिस होता है, जिससे क्या होता है, निर्यात में कमी आ सकती है। तो जितने लोग भी यहाँ पे डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। तो भुगतान संतुलन में आधिक्य से विदेशी विनिमय रिजर्व में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। और जब विदेशी विनिमय रिजर्व में वृद्धि होगा तो विदेशी विनिमय दर में भी वृद्धि हो जाएगी, जिससे निर्यात कीमतों में वृद्धि होगी, और जिससे क्या होगा, निर्यात की मात्रा कम हो जाएगी। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि हेक्सर ओलिन सिद्धांत में तुलनात्मक लाभ कब प्राप्त होता है। तो भैया ये तो इजी सी बात है, हेक्सर ओलिन साहब ने ये कहा था कि भैया जो संसाधन बड़ी मात्रा में आपके देश हैं उन संसाधनों का प्रयोग करिए और उसी से संबंधित वस्तुओं को निर्मित करके दूसरे देशों में बेच दीजिए। अर्थात जो संसाधन प्रचुर मात्रा में आपके देश में विद्यमान है उसी संसाधनों का प्रयोग करके आप क्या करिए, व्यापार करिए। अगला, हेक्सर ओलिन सिद्धांत तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत है, किंतु किंतु तुलनात्मक लाभ होने चाहिए। चलिए थोड़ा आराम से करिएगा, ये भी तो बहुत बार किया गया है। बहुत सारे लोग गलत करेंगे इस प्रश्न का उत्तर, बहुत सारे लोग गलत करेंगे इस प्रश्न का उत्तर, बिल्कुल। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि हेक्सर ओलिन सिद्धांत तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत है, किंतु जो तुलनात्मक लाभ होंगे वो किससे होने चाहिए, वो कीमत से संबंधित होने चाहिए जो सामान्य कीमतें होती हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। कीमतों के अंतर के कारण ही क्या करते हैं, दो देश आपस में व्यापार करते हैं, यही तो हेक्सर ओलिन थियरी के अंतर्गत कहा गया था। और यहाँ पे बहुत सारे लोग एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, श्रम लागत की बात पे टिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे तुलनात्मक दे दिया गया है तो लोगों को रिकार्डो भी समझ में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में गलतियां हो जाती हैं, इन गलतियों पे ध्यान देना है। अगला, अंतरराष्ट्रीय व्यापार तुलनात्मक लाभ पे आधारित है जो उत्पन्न करते हैं। चलिए बताइए सर क्या उत्तर आ रहा है। तो ये भैया
डेविड रिकार्डो की थियरी है तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत, जो क्या उत्पन्न करता है, केवल जब तुलनात्मक लाभ बहुत अधिक होते हैं, दो देश तो आपस में व्यापार करते हैं क्योंकि दोनों देशों को तुलनात्मक रूप से लाभ क्या मिलता है, अधिकतम मिलता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में कौन सी बातें गलत है? चलिए भैया, का उत्तर आ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में निम्न में क्या एक गलत है। तो चलिए बताइए, सभी लोग वीडियो को लाइक भी किया करिए थोड़ा सा, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में निम्न में से कौन सी बातें गलत है? तो गलत कौन सी बातें हैं भैया? उपभोक्ता अपने लाभ व विक्रेता अपनी उपयोगिताएं बढ़ाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार नहीं अलग अलग परीक्षाओं में बहुत बार ये प्रश्न। आप उपभोक्ता हैं, अर्थात जब वस्तु को आप उपभोग करते हैं तो आप अपनी उपयोगिता को अधिकतम करते हैं, ठीक है, अपनी उपयोगिता को अधिकतम करते हैं। और जो विक्रेता होता है वो अपने लाभ को अधिकतम करता है। तो यहाँ पे उल्टा दे दिया है, उपभोक्ता अपने लाभ को अधिकतम नहीं करता है, उपभोक्ता अपने उपयोगिता को अधिकतम करता है। एज अ उपभोक्ता हम और आप अपने उपयोगिता को अधिकतम करते हैं कि किस चीज की उपयोगिता हमें है, कितना पैसा हमें खर्च करना है। और जो विक्रेता अर्थात जो वस्तुओं को बेचता है ना, वो अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है। तो ये दोनों क्या है दोस्तों, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात गलत कथन। डोमर मॉडल में क्या कहा गया भैया बताइए? चलिए, डोमर मॉडल में क्या कहा गया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है। देखिए, भुगतान संतुलन पक्ष में होना और ना होना ये अलग सी बात होती है, लेकिन देश को थोड़ा बहुत तो लाभ होगा ही होगा। जैसे हम बात करते हैं ना कि एक विकासशील देश अगर जो विकसित देशों से व्यापार करता है तो भुगतान संतुलन क्या होता है कि अल्प विकसित देशों के लिए प्रतिकूल होता है, मतलब उसके पक्ष में नहीं होता है, उसे समस्या होती है। भुगतान संतुलन जो होता है वो असंतुलित हो जाता है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जब अल्प विकसित देश व्यापार करता है तो उसे लाभ नहीं मिलता है। लाभ तो मिलता ही है भैया, लाभ तो मिलेगा ही, उतना ज्यादा नहीं मिलेगा लेकिन लाभ तो मिलता ही है। चलिए बताइए, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि मांग व पूर्ति दोनों पक्षों के लिए निवेश चाहिए, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो डोमर मॉडल के अंदर कहा था कि मांग व पूर्ति दोनों बढ़ाने के लिए क्या करने चाहिए, निवेश करने चाहिए। अर्थात अर्थव्यवस्था में मांग व पूर्ति में अगर जो वृद्धि करनी है तो निवेश को बढ़ाना चाहिए। अगला, अगला कोई भी प्रश्न नहीं है लेकिन कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों, अगर जो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ईच एंड एवरी डे आपकी क्लास होती है और हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है। दोस्तों, मैं आपको जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, मैं आपको विश्वास से बोल रहा हूँ कि एप्लीकेशन पे आप हमारे साथ जुड़िए। बहुत ही कम समय में आप देखिएगा इकोनॉमिक्स को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी के मुताबिक आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है। आपके सिलेबस के अनुसार आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, साथ ही साथ आपको वहीं पे नोट्स भी दिए जा रहे हैं सिंपल सटीक साधारण भाषा में, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है कि आप एक यूनिट पढ़ते हैं, दूसरा यूनिट भूलता चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, साथ ही साथ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन भी करते रहिए। आपको दोस्तों यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, समय समय पे देखिए कि भैया हम टेस्ट दे रहे हैं तो गलती कहाँ पे हो रही है,
क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हो रही है, क्या समष्टि अर्थशास्त्र में हो रहा है, क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र में हो रहा है, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में हो रहा है, क्या मुद्रा एवं बैंकिंग में हो रहा है। जहाँ पे भी गलती हो रही है उस टॉपिक को पढ़िए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आप बेहतर हो पाए, आपकी एक्यूरेसी बेहतरीन हो सके। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं, ताकि ये बात आप समझ पाए कि आपको किस लेवल की तैयारी करना है, और आपके एग्जाम में करंट अगर जो आता है तो करंट कवर कराना भी हमारी जिम्मेदारी होगी। लाइफ टाइम की वैलिडिटी मिलती है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार कोर्स को परचेज करते हैं तो आप हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है। हमारी अलग अलग बैचेज हैं, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, साथ ही साथ दोस्तों बिहार टीजीटी पीजीटी, ठीक है, बिहार टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, झारखंड टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट, उत्तराखंड लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए जहां भी इकोनॉमिक्स पूछी जाती है क्लास उपलब्ध है। किसी भी इंक्वायरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एडमिशन की बात करें तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है। मध्य प्रदेश स्टेट यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस 2500 रुपये है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, एलटी और अन्य परीक्षाओं की फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो सिंपली दोस्तों एडमिशन लेने के लिए आपको फीस इस नंबर पे पेमेंट करना होगा, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा, 94 15 863 873, ठीक है, 863 873, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है। सेम नंबर नीचे भी आ रहा है, देख लीजिए, सेम नंबर नीचे आ रहा है, इसी नंबर पे आपको फीस पेमेंट भी करना है, इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भी सेंड करना है, इसी नंबर पे आपको कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी करना है, या आप चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाइए, शेयर करते हुए जाइए। कल मिलते हैं हम लोग एक नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।